एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संगठन के सिद्धांत। इस वीडियो का पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट प्रिंसिपल्स को बहुत शॉर्ट में समझना और इन प्रिंसिपल्स का डिटेल डिस्कशन हम टॉपिक बाय टॉपिक अगली वीडियोस में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम प्रिंसिपल का मतलब समझकर। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें दूर करने के लिए प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं और ये प्रिंसिपल्स हमें रास्ता दिखाते हैं कि प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए। और ये जो वर्ड है प्रिंसिपल, इट हैज बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। अकॉर्डिंग टू एल.डी. वाइट, प्रिंसिपल इज द मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग, कि प्रिंसिपल एक माध्यम है किसी चीज या वस्तु को समझने का। स्कॉलर्स लाइक जेम्स डी मूनी, लूथर गलिक, F.W. Taylor, Urwick and Alan C. Riley have defined principle of organization as guidelines for planning an efficient organizational structure. ये ऐसे दिशा निर्देश हैं जिसके द्वारा एक कुशल संगठन या ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार किया जा सकता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होती है कुछ प्रिंसिपल्स पर, ताकि क्या हो सके, एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जा सके। और ये जो प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं, ये डेवलप किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। काफी लंबे एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस जो रही हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स की और स्कॉलर्स की, उनके बेसिस पर इन प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया है, जो हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। देखिए, अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन्हें हम एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि अलग अलग स्कॉलर्स ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं। सबसे पहले हम हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। हेनरी फ्योल ने अपने वर्क इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए थे, जिनको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है और इसकी वजह से इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ प्रिंसिपल्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये 14 प्रिंसिपल्स बहुत ही जरूरी हैं और यूजुअली इन 14 प्रिंसिपल्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको हर एक प्रिंसिपल को याद रखना यहाँ पर जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसीलिए हेनरी फ्योल से शुरुआत करते हैं। तो वो 14 प्रिंसिपल है। सबसे पहला जिसमें आता है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का विभाजन। इसका मतलब ये होता है कि कार्य विभाजित किया जाए, कार्य को पार्ट्स में डिवाइड किया जाए और जो जिस कार्य में एक्सपर्ट है वो उस कार्य को करे। और इससे क्या होगा, इससे समय की बचत होगी और कार्य भी एफिशिएंटली होगा, क्योंकि वो कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, वो एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है। सेकेंड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी को हम कहते हैं प्राधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कहते हैं उत्तरदायित्व। हेनरी फ्योल के अनुसार अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू कमांड अदर्स और टू गिव ऑर्डर्स, यानी कि दूसरों को कमांड या ऑर्डर देना। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी डिफाइंड होनी चाहिए और उतनी ही अथॉरिटी देनी चाहिए जिसका दुरुपयोग ना किया जा सके और एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट से कार्य करवा सके। वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि ऑफिसर्स का और सबऑर्डिनेट्स का ये एक कर्तव्य है कि उनको जितना कार्य दिया गया है उसके प्रति वो पूरा रिस्पॉन्सिबल रहे। तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि अनुशासन। अनुशासन बहुत ही जरूरी प्रिंसिपल है एक ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि अगर अनुशासन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड को हम कहते हैं आदेश की एकता। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय एक टाइम पर सिर्फ एक ही सुपीरियर से कमांड ले, क्योंकि अगर वो ज्यादा ऑफिशियल से कमांड लेता है तो उसको कंफ्यूजन हो सकती है। अगला प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि निर्देश की एकता। इसका मतलब होता है वन हेड एंड वन प्लान।
मतलब कि सब एम्प्लॉयज का एक ही प्लान हो और सब यूनाइट होकर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसकी तरफ कार्य करे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सामान्य हित को, जिसका मतलब होता है जनरल इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल इंटरेस्ट जिसका मतलब होता है व्यक्तिगत इंटरेस्ट से ऊपर रखा जाए, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर पाएगी। फिर आता है रिम्यूनरेशन। इसका मतलब होता है पारिश्रमिक। देखिए, रिम्यूनरेशन मिलना बहुत जरूरी है, मोटिवेशन मिलना बहुत जरूरी है एम्प्लॉयज को, चाहे वो मॉनेटरी फॉर्म में हो, चाहे वो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में हो, चाहे वो पैसे के फॉर्म में हो, चाहे वो नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्स की फॉर्म में हो, क्योंकि इसी से एम्प्लॉयज को एक तरह का मोटिवेशन मिलता है जो उनको मोटिवेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कार्य करने में। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीयकरण। वैसे तो माना जाता है कि डिसीजंस लेने की अथॉरिटी जो होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है, तो हेनरी फेयोल का मानना था कि डिसीजन मेकिंग में केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, बल्कि थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। थोड़े डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होने चाहिए और कुछ डिसीजंस लेने की अथॉरिटी लोअर लेवल पर भी देनी चाहिए। फिर आता है स्कैलर चेन या स्कैलर श्रृंखला। फेयोल जो है वो हायरार्की वर्ड की बजाय स्कैलर चेन वर्ड का प्रयोग करते हैं, और आप हायरार्की का मतलब तो समझते ही होंगे कि जब ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार से रैंक्स बने हों, अलग अलग लेवल पे एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है, फिर एक लोअर लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस तरह का जब एक डिवीजन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम हायरार्की कहते हैं। और इसके लिए फेयोल ने वर्ड यूज किया है स्कैलर चेन का, और ये भी जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि एम्प्लॉयज को पता चल सके कि वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कौन उनका सुपीरियर है और किसको वो कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसीज। तो स्कैलर चेन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है ऑर्डर। इसको हम कहते हैं हिंदी में सुव्यवस्था। एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है इक्विटी। इक्विटी को हम हिंदी में कहते हैं समता। देखिए, सबको इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पार्शियलिटी के, विद फेयरनेस। तभी लोग मोटिवेट होकर कार्य कर सकते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा माहौल बना रह सकता है। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, अवधि में स्थिरता बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करती है बल्कि एक जॉब सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करती है। फिर आता है इनिशिएटिव, यानी कि पहल करना। इनिशिएटिव का मतलब ये है कि मैनेजमेंट को सपोर्ट करना चाहिए एम्प्लॉयज को कि वो इनिशिएटिव ले, वो इनिशिएट करे नए आइडियाज को। एम्प्लॉयज को अलाउ करना चाहिए कि वो अपने नए आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके। इनसे ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल बनी रहती है, नए नए आइडियाज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है कि लोअर लेवल पे भी एक इनिशिएटिव दिया जाए एम्प्लॉयज को टू टेक डिसीजंस और टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। और लास्ट जो 14th प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो है एस्प्री डी कोर। इसका मतलब होता है कि सहयोग या कोऑपरेशन की भावना। देखिए, बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट सपोर्ट करे अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि सहयोग की भावना बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एस्प्री डी कोर यानी कि सहयोग या कोऑपरेशन की भावना इज इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फेयोल के।
इसके बाद आते हैं लूथर गलिक एंड लिंडन उर्विक के प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने भी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए थे। गुलिक ने दिए थे 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेराज उर्विक ने दिए थे 8 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये आपको समझने में आसानी होगी क्योंकि हेनरी फ्योल के हम 14 प्रिंसिपल्स कर चुके हैं और उनमें से कुछ जो हैं इनमें से वो सिमिलर हैं टू फ्योल्स प्रिंसिपल। तो सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन, जो कि फ्योल के प्रिंसिपल से बहुत सिमिलर है। फिर आता है बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश होते हैं उनका आधार क्या है। इसको आप समझ सकते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल से कि और यूनिवर्सिटी में कितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट है। तो इन डिपार्टमेंट्स को एस्टैब्लिश करने का आधार क्या है। यूनिवर्सिटी के केस में आधार होता है सब्जेक्ट। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में सब्जेक्ट के आधार पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं। तो ये होता है बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कि डिपार्टमेंट्स को एस्टैब्लिश करने के क्या क्या आधार होते हैं। फिर आता है हिरार्की, जो हम पिछले स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं स्केलर चेन के फॉर्म में। फिर आता है डेलिब्रेट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू कमिटीज। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय और डेलिब्रेट कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। तो जब आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं खुद से कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, और कोऑर्डिनेशन खुद से नहीं होती बल्कि एफर्ट्स के थ्रू होती है, उसको हम कहते हैं डेलिब्रेट कोऑर्डिनेशन। वहीं जब कमिटीज बनाई जाती हैं कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करवाने के लिए, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन थ्रू कमिटीज। फिर आता है डिसेंट्रलाइजेशन। ये भी हमने पिछली अपनी स्लाइड में समझ लिया है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, की जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसका केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीयकरण होना चाहिए। जो थोड़े बहुत डिसीजन मेकिंग है वो लोअर लेवल पे भी एम्प्लॉयज को देनी चाहिए। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। फिर आता है स्टाफ एंड लाइन। स्टाफ को हिंदी में कहते हैं सूत्र, और एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एडवाइजरी और सपोर्ट फंक्शंस किए जाते हैं वो किए जाते हैं स्टाफ द्वारा। और लाइन क्या होता है, लाइन होते हैं जो प्राइमरी वर्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जैसे कि प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज करते हैं उनको हम लाइन कहते हैं। तो स्टाफ का काम होता है लाइन को एडवाइस करना, उनको सपोर्ट करना। फिर आता है डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या होता है कि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कुछ टाइम के लिए अथॉरिटी सौंप देता है ताकि वो किसी कार्य को कर सके या किसी एक्टिविटी को कंप्लीट कर सके। फिर आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल को कहते हैं निर्धारण का क्षेत्र। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय अपने अंडर एक समय में कितने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकता है। इस प्रिंसिपल को भी हम आगे चलकर अपनी वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो थे गुलिक के 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लूथर गलिक की तरह उर्विक ने भी 8 प्रिंसिपल्स दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब कि उद्देश्य। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो कि क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं होंगे तो उसे पता कैसे चलेगा कि उसको अचीव क्या करना है। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है अनुरूपता। प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ये कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में अनुरूपता होनी चाहिए, कि अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुरूप होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे अथॉरिटी का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक समय पर एक सुपरवाइजर कितने एम्प्लॉयज को सुपरवाइज कर सकता है। उसके बाद है द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, की उत्तरदायित्व जो है वो फिक्स होना चाहिए सभी ऑर्गेनाइजेशन में।
फिर आता है स्केलर प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि हियरार्की होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, भी जो डिस्कस किया था, टॉप टियर, मिडिल टियर और फिर लोअर टियर। फिर प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन होता है विशिष्टीकरण या डिवीजन ऑफ वर्क की, कार्य को डिवाइड कर दिया जाए और जो जिस कार्य में स्पेशलाइज करता है वो उस कार्य को करे। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, कि डिफरेंट एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी गोल्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, अच्छे से उनको डिफाइन किया जाना चाहिए। उसके अलावा अथॉरिटी जो है उसको भी डिफाइन कर देना चाहिए, ताकि हर एम्प्लॉय को पता हो कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में क्या कार्य करना है और इससे कोई कंफ्यूजन भी नहीं आएगी। तो ये तो थे उर्विक के 8 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा एक पोस्टकॉर्प का कॉन्सेप्ट भी दिया था लूथर गलिक एंड उर्विक ने, जो कि 7 एलिमेंट्स थे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये इन्होंने कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था अपने पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सन 1937 में। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा समझना चाहते हैं, इसको मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो जो की थी मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें मैंने पोस्टकॉर्प के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। ये 7 एलिमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है वीडियो का, आप वहां पर जाके पोस्टकॉर्प को भी समझ सकते हैं। इसके अलावा जेम्स टी मूनी एंड एलन सी रीले ने भी कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए। इन्होंने दिए थे 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये प्रिंसिपल्स कौन से थे? ये थे, सबसे पहला था कोऑर्डिनेटिंग प्रिंसिपल, यानी कि अगेन समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। स्केलर प्रिंसिपल यानी कि हायरार्की। स्टाफ इन लाइन, कि स्टाफ वो जो एडवाइस करे, जो हेल्प करे लाइन की, और लाइन क्या करता है, वो मेन प्लानिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। फिर लास्टली आता है द फंक्शनल प्रिंसिपल। अब फंक्शनल प्रिंसिपल क्या है कि ये जो हम अभी डिवीजन ऑफ वर्क डिस्कस कर चुके हैं, या हमने स्पेशलाइजेशन जो डिस्कस किया है, उसको मूनी एंड रीले ने नाम दिया है फंक्शनल प्रिंसिपल का, कि अलग अलग फंक्शंस को हमें डिवाइड कर देना चाहिए और जो जिस फंक्शन में एक्सपर्ट है वो उस फंक्शन को परफॉर्म करे। तो डिवीजन ऑफ वर्क को वो फंक्शनल प्रिंसिपल का नाम देते हैं। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं मूनी एंड रीले के। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गिवन बाय डिफरेंट थिंकर्स। तो डिफरेंट थिंकर्स की प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि एक संगठन के काफी सारे सिद्धांत या प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनमें से कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं हियरार्की, डिवीजन ऑफ वर्क, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अथॉरिटी, डेलीगेशन, centralization and decentralization, decision making and leadership, communication, planning। इनमें से कुछ प्रिंसिपल्स पर हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे सो दैट हम प्रिंसिपल्स को बेटर वे में समझ सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।